अच्छा, अब नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास, जो लास्ट टाइम देखा था हम लोगों ने, ओके, वो बायोग्राम वगैरह डिफरेंट मॉडल्स थे। अब हम लोग देखेंगे मॉडल की इवैल्यूएशन और उसकी जनरलाइजेशन। मॉडल की जनरलाइजेशन से क्या मतलब है? कुछ आइडिया? जनरलाइजेशन नहीं, नो आइडिया। तुम्हारे पास अगर मॉडल सिर्फ और सिर्फ टेस्ट डाटा पर या ट्रेनिंग डाटा पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, तो वो हाँ। जनरलाइज नहीं है। लेकिन अगर वो वाइड वैरायटी ऑफ डाटा पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो जनरलाइज्ड है। अच्छा रुको, मैं लिख रही अब जीपीटी को देखो, अब वो सिर्फ लेट्स सपोज प्रोग्रामिंग या पाइथन का तो अच्छा कोड नहीं देता ना। हूँ। मीन्स अगर कोई भी हमारे पास मॉडल है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टेस्ट डेटा पे या ट्रेन डेटा पे ही अच्छा काम कर रहा है, ओवरऑल डेटा पे अच्छा काम नहीं कर रहा, तो वो जनरलाइज्ड मॉडल है बहुत। नहीं, उल्टा बोला तुमने, वो जनरलाइज नहीं है। वो नहीं है, ओके। सही है। ठीक है। जनरलाइज वो होता है जो पूरे उस पे काम करे, हम्म। हर टाइप डेटा पे। सही है। अच्छा, तो तुम्हारे पास यहाँ पर हैं दो टाइप की इवैल्यूएशन होती है मॉडल्स की। एक होती है एक्सट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक इनके इवैल्यूएशन और इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन। और फिर तुम्हारे पास परप्लेक्सिटी भी होती है, इंट्रिंसिक में होती है ऑल्दो वो। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन क्या होती है कि तुम अपने मॉडल को ट्रेनिंग पर टेस्ट करती हो। ट्रेनिंग पता है क्या होता है? ट्रेनिंग डाटा और टेस्ट डाटा में फ़र्क क्या होता नहीं बता। है? हम लोग ट्रेनिंग सेट वो होता है, कंप्लीटली तो नहीं, लेकिन वो अपने सॉरी, टेस्ट डाटा कह रहा हूँ। टेस्ट डाटा ट्रेनिंग से अलग होता है। और वो अलग क्यों रखते हैं हम लोग? ताकि हम लोग देख पाएँ कि जो डाटा मॉडल ने अपनी ट्रेनिंग में नहीं देखा, हम्म। वो टेस्ट पर कैसे परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि ऐसे डाटा पर कैसे परफॉर्म कर रहा है जो कि उसने कभी नहीं देखा। ओके। सही है। इज एन अनसीन डाटा सेट डिफरेंट फ्रॉम आवर ट्रेनिंग सेट, टोटली अनयूज्ड। सही है। ओके। अब सही क्योंकि है। हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? अपने मॉडल की जनरलाइजेशन चेक कर। अच्छा, इंट्रिंसिक में हम ये करते हैं कि हम ट्रेनिंग डेटा। एक्सट्रिंसिक। रऊफ, तुमने ऊपर अभी इंट्रिंसिक बोला था। पहले, सबसे पहले एक्सट्रिंसिक है ना। सही है। अच्छा, एक्सट्रिंसिक में हम ये करते हैं कि हम ट्रेनिंग डेटा पे मॉडल को ट्रेन करते हैं, लेकिन टेस्ट डेटा पे टेस्ट करते हैं, हाँ। उसके हिसाब से अच्छा, ट्रेनिंग इवेल्युएट करते ट्रेनिंग पे तो हमेशा ही ट्रेन करते हैं। सही है। और हैं। एक एवेल्यूएशन का मेथड ये है कि तुम अपने टेस्ट डाटा पर अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हो। टेस्ट डाटा क्या है? इज एन अनसीन डाटा सेट जो कि तुम्हारे मॉडल ने कभी नहीं देखा। सही है, रुक जाओ, मैं लिख रही हूँ। सही है। ठीक है, कोई ना कोई एक एवेल्यूएशन मेट्रिक होता है डिपेंडिंग ऑन कौन सा टाइप ऑफ मॉडल है। कि तो जो ये बताए तो कि मतलब ये तो कितना अच्छा। नॉर्मल, मतलब ये तो नॉर्मल बात है ना कि हाँ ट्रेनिंग डेटा को यूज करते हैं फॉर द ट्रेन, और टेस्ट को टेस्ट डेटा, हाँ हाँ, मतलब ऐसे ही है। टेस्टिंग ही यूज करते हैं। ऐसे ही है, बस इसमें वो इतना खास। नहीं है कुछ खास, बस पॉइंटर्स के एवेल्यूएशन के मल्टीपल मेथड्स हैं, ये एक्सट्रिंसिक था। अच्छा, ठीक है। ओके। अच्छा, एक्सट्रिंसिक का तुम्हारे पास अब बेस्ट एवेल्यूएशन फॉर कंपेयरिंग दो मॉडल्स हैं तुम्हारे पास, और उन दोनों को कंपेयर करना है, राइट? सही। तो क्या किया तुमने कि दोनों को सेम डाटा पर चलाया एंड हाँ। तुमने उनकी एक्यूरेसी चेक की, दोनों मॉडल्स की सही। कंपेयर की। हाँ। सही। लिमिटेशन क्या है एक्सट्रिंसिक की? टाइम कंज्यूमिंग, कैन टेक डेज और वीक्स। सही है। ये लिमिटेशन है उसकी, टाइम कंज्यूमिंग है। सही है। Okay. Therefore, sometimes use intrinsic evaluation called perplexity. It is a bad approximation. पहले से बता दिए, बुरी approximation है जब तक के टेस्ट डाटा exactly ट्रेनिंग डाटा जैसा ना दिख जाए. So generally only useful in pilot experiments. ठीक है। तो तुम intrinsic evaluation even though bad है, लेकिन ऐसे वैल्यूएशन और इसमें फर्क क्या है? देखो, एक्सट्रिंसिक का मतलब है कि मॉडल जब बन जाए ना तब उसको टेस्ट कर रहे हैं। सही है।
हाँ डिप्लॉय करके किसी तरीके से बनने के बाद टेस्ट कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक में। सही इंट्रिंसिक है। में क्या है कि तुम जो है वो अपने बीच बीच में हम लोग बेसिकली उसको रियल टाइम में चेक नहीं कर रहे, उसके मैथमेटिकल उसके उसके मैथ के थ्रू या कैलकुलेशन के थ्रू हम लोग उसकी एवेल्यूएशन कर रहे हैं कि कितना अच्छा मॉडल है। सही है, एक्सट्रिंसिक में हम मॉडल को इन द एंड विद द टेस्ट डेटा जो है इवेलुएट कर रहे हैं, लेकिन इंट्रिंसिक में हम बीच बीच में अपने मॉडल को टेस्ट कर रहे हैं। सही हाँ है, विद द हेल्प ऑफ मैथ, जो तुमने बोला है मैथ्स के थ्रू हम मॉडल को टेस्ट कर रहे हाँ, और वो कैसे कैसे होती है, कौन मतलब कौन सा मेथड है, हम लोग परप्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं मॉडल की। अब ये क्या है, अब देखते हैं। ठीक है। अच्छा, परप्लेक्सिटी क्या है तुम्हारे पास के परप्लेक्स्ड का मतलब पता है क्या होता हैं। नहीं। है? एक्सट्रीमली कंफ्यूज, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है। अभी ज़रा मॉडल के सेंस में कंप्लीटली बैफल्ड, वेरी पजल्ड, यस। ठीक है। तो ज़्यादा परप्लेक्सिटी होने का क्या मतलब है? कि अगर हमारा के जो है क्या कहते हैं मॉडल जो है वो बहुत कंफ्यूज्ड है, अब वो मॉडल कंफ्यूज कब होगा? जब उसको मल्टीपल तरह के डेटा पे ट्रेन नहीं, नहीं। ये पता नहीं अब मतलब। लेट्स सपोज तुम्हारे पास वो जो नेक्स्ट वर्ड जनरेट करने का है ना, कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि इसके बाद आखिरी वर्ड एंड के बाद क्या वर्ड आना है। हाँ। ठीक है। अगर तो मॉडल को बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हो, हम्म। बहुत सारे ऑप्शंस, राइट, तो क्या मतलब है, इसकी परप्लेक्सिटी हाई है, मॉडल कंफ्यूज है कि कौन सा वर्ड आना चाहिए आगे। सही है। सही है। अब बहुत सारे वर्ड्स का क्या मतलब है कि बहुत सारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं। हम्म। हम्म। ओके। अब ऐसा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है पोटेंशियल कैंडिडेट होने का कि तुम्हारे पास एक एक वर्ड की प्रोबेबिलिटी 0.1 आ रही है, हम्म। तो जो बाकी 100 की प्रोबेबिलिटी 0.00001 आ रही है। तो ऐसे मॉडल को परप्लेक्स नहीं कहेंगे, या परप्लेक्सिटी हाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देयर इज अ क्लियर विनर, राइट। एक ही वर्ड हाँ। की प्रोबेबिलिटी हाई है, लेकिन जब मल्टीपल वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी सिमिलर रेंज में होती है तो वो मॉडल इज कंफ्यूज्ड कि रुक कौन सा जाओ वर्ड मैं आना चाहिए। लिखती हूँ। सही है। ठीक है। ओके, अब फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल दी हुई है इसकी, इसमें रिलेटिवली प्रोबेबिलिटी और परप्लेक्सिटी थोड़ी कम है। मशरूम्स की भी 0.1 है, इसकी भी 0.1 है, बाकी सबकी और भी कम है। जैसे हम्म। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, परप्लेक्सिटी इज रिलेटिवली लो। हाँ। अगर इसमें देखो तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं कि ऐसा क्या क्या हो सकता है, हाँ। राइट। बहुत तो चीज़ें हो सकती इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई है। हैं। एक और ओके। चीज़ लिखी है, यूनिग्राम्स आर रियली बैड एट दिस गेम। क्यों? यूनिग्राम। तो उस देखते ही एक को यूनिग्राम। है। हाँ वो तो देखता ही एक को है। अब वो प्रोबेबिलिटी सिर्फ कुछ किसी कॉन्टेक्स्ट के बगैर क्या क्या हो सकती है, क्या क्या वर्ड आ सकता है बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के, बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं, राइट। तो वो पॉइंट है कि उसकी यूनिग्राम्स की परप्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। सही है। पढ़ो ये। A Batman model of attention one is assigned a higher probability to work that actually occur. सही है कि ऐसा अच्छा मॉडल वो है जो कि उस वर्ड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई करे जो कि एक्चुअली आता है, राइट। हम्म। अब फॉर एग्जांपल परप्लेक्सिटी लो हो सकती है एंड द मॉडल कैन स्टिल बी बैड। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज अगर इस सेंटेंस में तुम्हारे पास मॉडल ने प्रिडिक्ट किया कि उसके बाद एंड के बाद कार आना चाहिए, हाँ। तो इवन तो उसकी परप्लेक्सिटी हाई नहीं थी, वो कंफ्यूज नहीं था मॉडल, उसने कार दे दिया, एक दो ही चॉइसेस थी उसके बाद, उसमें से उसने हाँ। कार दे दिया, लेकिन गलत हाँ। दिया है ना उसने, हाँ। राइट। तो बेहतर मॉडल वो है जो उसको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हायर साइन करे, जो कि जिसके एक्चुअल चांसेस आने के। तो फिर ये चीज़ किस तरह होगी फिर? तो हो गए
डाटा बेहतर करना होगा ना तुम्हें, राइट? इसलिए तुम्हारे पास जो GPT-1 था, सही है, GPT-1 का कभी आउटपुट देखना तुम, फिर GPT-2 का कभी आउटपुट देखना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोनेंशियली जो ट्रेनिंग डाटा का साइज़ है वो इंक्रीज़ करते गए थे। सही है। जब डाटा का साइज़ इंक्रीज़ हुआ तुम्हारे पास, तो मॉडल बेहतर ट्रेड जनरलाइज्ड हो गया, उसको पता चल गया कि क्या आना चाहिए बेस्ड ऑन प्रीवियस डाटा। The best language model is the one that predicts an unseen test set. सही? Make एक sense? हाँ सही है। Perplexity is the probability of a test set normalized by the number of words. अच्छा, okay. Minimize, अच्छा ये इस पे आता हूँ मैं, ये आगे I'm pretty sure यूज़ हो रहा होगा, सही है। ठीक है। ये भी पढ़ लो, minimizing perplexity is the same as maximizing probability. Make sense? क्योंकि जब perplexity को minimize करेंगे हम लोग, तो मॉडल कम कंफ्यूज हो रहा है। कम कंफ्यूज होने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास एक वर्ड की या लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी हाई हो रही है कंपेयर टू द अदर्स। सही है। ओके, ठीक है। एग्जांपल, तुम्हारे पास हाउ हार्ड इज द टास्क ऑफ रिकग्नाइजिंग डिजिट्स। अगर एक मॉडल है जो कि सिर्फ तुम्हारे पास डिजिट्स को रिकग्नाइज करना है कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो एक मॉडल के पास कितनी चॉइसेस हैं? 10, राइट? 0 से लेके 9 तक। हाँ तो परप्लेक्सिटी उसकी क्या होगी? 10। सबको अगर इक्वल दिए तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 0.1 है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 0.1 है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 0.1 एंड सो ऑन, सबकी सेम प्रोबेबिलिटी थी, व्हिच इज़ व्हाई इसकी परप्लेक्सिटी क्या हो गई? 10। हाउ हार्ड इज रिकग्नाइजिंग 30,000 नेम्स एट माइक्रोसॉफ्ट। सही, अज्यूमिंग सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है। हाँ Perplexity is weighted equivalent branching factor. Let's suppose a sentence is containing random image. What is the perplexity of this sentence according to a model that assigns 1 out of 10 यानी 1 डिवाइड बाई यानी 0.1 टू ईच डिजिट। तो तुम्हारे पास W1, W2, W3, अच्छा ये 1/10, और ये कैसे आ गया? मैं बता दूंगा ये कैसे कैसे आया, बिकॉज आई एम नॉट श्योर। सही है। सही है। अच्छा, लोअर परप्लेक्सिटी इक्वल्स टू बेटर मॉडल। मेक सेंस? हाँ सही है। अब तुम यहाँ पर एक एनालिसिस किया हुआ है कि जो एक ट्रेनिंग था, एक मॉडल था जो कि 38 मिलियन वर्ड्स पर ट्रेन हुआ था, और उसका टेस्ट डाटा 1.5 मिलियन वर्ड्स पर था। ओके, हाँ उस डाटा पर यूनिग्राम मॉडल भी ट्रेन किया, बाईग्राम भी और ट्राईग्राम भी, और उनकी परप्लेक्सिटी नीचे शो की हुई है। सही है। सही, तो कौन सा ज़्यादा बेहतर मॉडल? डायग्राम। लेकिन एक और पैटर्न नज़र आ रहा है इसमें। नहीं, क्या मतलब? एक पैटर्न ये है तुम्हारे पास कि देखो, यूनिग्राम और बाईग्राम से जो चेंज इन परप्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, हाँ लेकिन बाईग्राम टू ट्राईग्राम कम हो गई, हाँ मतलब वो जो चेंज इन परप्लेक्सिटी है वो कम हो गई। ट्राईग्राम टू हाँ। क्वाड्राम वो और भी कम होगी, क्वाड्राम टू 5 ग्राम वो और भी कम होगी। ऐसे करते करते तुम्हारे पास एक पॉइंट आएगा कि वो ग्राम इंक्रीज करने से तुम्हारे पास परप्लेक्सिटी कम नहीं होगी। समझ में आया? हाँ तो फिर वो कौन सा पॉइंट होगा? और वो डिपेंड करता है कि डाटा कौन सा हो, तो एक एक पॉइंट थोड़े पॉइंट है इसके, वो जनरल तुम्हारे पास हो गए ऐसा, ठीक है? दैट इज द जनरल ट्रेंड। ठीक। एक सेकंड। रऊफ 5 मिनट पॉज कर सकते हो जरा? ओके, की आवाज रऊफ ठीक आ रही है? नहीं शोर आ नहीं, रहा है? ओके, तो मैं जो समझा रहा था, ये चीज़ समझ में आ गई थी कि पैटर्न ट्रेंड क्या बन रहा है, कि एज यू हाँ इंक्रीज द ग्राम तुम्हारे पास परप्लेक्सिटी
तो और कम चेंज आते जा रहा है। तो लेकिन और कम तो चेंज आता जा रहा है, लेकिन चेंज तो हो रहा है ना। तो बेहतर मॉडल क्या होगा इनमें से, इन सब में से? यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम या क्वाडग्राम या 5 ग्राम या 10 ग्राम? बिल्कुल परप्लेक्सिटी बिल्कुल मिनिमम हो जाए, वो होगा ओके, बेहतर। तुम ये कह रही हो, लेकिन हाँ। ऐसा है नहीं। यू नो व्हाई? बिकॉज जैसे तुम ये ग्राम बढ़ाते जाती हो, हाँ। ओवर फिटिंग बढ़ती जाती है। अब ओवर फिटिंग क्या होती है? जब हम लोग कहते हैं हमारा मॉडल ओवर फिट हो गया, क्या मतलब होता है इसका? कि उसके पास डेटा जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा, ना, इस तरह का कुछ। डाटा कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होता। जितना डाटा उतना अच्छा है। ओवर फिटिंग ये होती है कि तुम्हारे पास मॉडल ने इंस्टेड ऑफ जनरलाइजिंग उस ट्रेनिंग डाटा को याद कर लिया। अब मॉडल तुम्हारे पास जो ट्रेनिंग डाटा है उस पर तो अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन ऐसे डाटा पे जो कि उसने कभी नहीं देखा उस पर बिल्कुल बेकार परफॉर्म करेगा। वो आया समझ? वापस बताओ। नहीं, वापस बताओ। देखो, पहले तो ये बताओ कि तुमको पूछा क्या था तुमने मुझसे ओवर कि। फिटिंग का क्या मतलब होता है? हाँ, ये बताओ। अब बताओ तुम क्या कर रहे ओवर फिटिंग का मतलब ये होता है कि तुम्हारा मॉडल ट्रेनिंग डाटा पर तो अच्छा परफॉर्म करे, हो। और अनसीन डाटा पर बुरा परफॉर्म करे। क्या मतलब है कि तुम्हारे मॉडल ने जो ट्रेनिंग डाटा है उसको याद कर लिया, रट्टा मार लिया। समझा हाँ। नहीं? ये मतलब है लिटरली ओवर फिटिंग का, ये मतलब है। और तो फिर तो ये वो इंट्रिंसिक वाली चीज़ भी इसमें, एक्सट्रिंसिक वाली चीज़ भी आ गई इसमें। क्या मतलब? तुमने एक्सट्रिंसिक का भी यही बताया था ना कि हमारा मॉडल जो है वो ट्रेनिंग डेटा पे जो है बिल्कुल सही परफॉर्म करा, किया। लेकिन हम जब। हाँ। लेकिन हम उसको इवेल्युएट करने के लिए टेस्ट डेटा पे जो है इस तरह की कोई बात हुई थी। वो इंट्रिंसिक इवैल्यूएशन में तुम्हारे पास होता है, एक्सट्रिंसिक में, कि हम लोग मॉडल को इवैल्यूएट करते थे ऑन टेस्ट डाटा। ठीक है। अब वो सही। टेस्ट डाटा पे किसी भी वजह से गलत परफॉर्म कर सकता है, एंड इट डजंट हैव टू बी द सेम रीज़न कि ओवरफिट हुआ है। अच्छा। सही है, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। सही। ओके। अच्छा, तो पॉइंट वाज के ओवरफिटिंग का मतलब समझ में आ गया। अब कि वो ट्रेनिंग डेटा पे सही परफॉर्म करे और टेस्ट डेटा पे वो सही परफॉर्म ना करे। मेन मकसद ये ओवरफिटिंग का कि वो याद कर लेता है, रट्टा मार लेता है ट्रेनिंग डाटा का। सही। एग्जाम्पल इसकी, एक हम लोग मॉडल बनाना चाह रहे हो जो कि शेक्सपियर, शेक्सपियर पता ना कौन है, हाँ। उसको अप्रॉक्सीमेट करना चाह रहा है। ठीक है, उसकी उसकी तरह की राइटिंग करना चाह रहा है, बट उसकी एग्जैक्ट जैसी नहीं। हम्म। यूनिग्राम में तो उसके जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। ठीक है। बाईग्राम में बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी उसके जैसा नहीं लग रहा। ट्राईग्राम में उसके जैसा लग रहा है, हम्म। लेकिन एग्जैक्ट उसके जैसा नहीं है। हम्म। क्वाड्रिग्राम में हम्म। तुम्हारे पास एग्जैक्ट उसकी वर्डिंग आ गई है। हम्म। अगर तुम इस मॉडल को हाँ। कुछ भी प्रॉम्प्ट दो लिखने के लिए, राइट, हम्म। तो वो शेक्सपियर के अलावा कुछ और किसी और तरीके से लिख ही नहीं सकता। वो सिर्फ उसी वर्ड में चलेगा, जिस वर्ड में, उसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चलेगा जिस उसको शेक्सपियर का मिला है। उसने ट्रेनिंग डाटा यानी शेक्सपियर को इतना रट लिया है कि वो सिर्फ उसी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, किसी और तरीके से नहीं। क्योंकि तुम देखो ना, क्वाड्राम में जितने वर्ड्स होंगे वो क्या होगा तुम्हारे पास। उन सब वर्ड्स मतलब जैसे अब कोऑर्डिनेट। एक सेकेंड, लेट्स सपोज तुम्हारे पास यूनिग्राम है, तो वो हम्म। किसी और वर्ड को तो देख ही नहीं रहा, अपने पास देख रहा है, तो वो कुछ ज़्यादा ही जनरलाइज्ड है। वो तो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, हाँ। परप्लेक्सिटी बहुत हाई है। हम्म। तुम्हारे पास बाईग्राम हो गए, अब वो दो को देख रहा है, तो दो के बाद तुम्हारे पास अब चांसेस कम है परप्लेक्स्ड होने के, राइट। अब तुम्हारे पास दो, थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट आ गया। सही है, सही है। कि वर्ड के बाद क्या आना है एटलीस्ट। सही। हम्म। ओके। ट्राईग्राम में तुम्हारे पास तीन है, ज़्यादा और कॉन्टेक्स्ट आ गया, और हाँ। परप्लेक्सिटी कम हो गई। हम्म। क्वाड्रिग्राम में और परप्लेक्सिटी कम हो गई। लेकिन पॉइंट इज कि तुम्हारे पास जो वर्ड काउंट हो रहे हैं, आई विल गो सीक को देख रहा हो, राइट। तो आई हम्म। विल गो सीक के बाद तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, राइट। लेकिन सिंस उसने जब एन ग्राम बढ़ गए, नंबर ऑफ एन ग्राम्स बढ़ गए, तो वो प्रोबेबिलिटी ही ऐसे कैलकुलेट हो रही है कि तुम्हारे पास
वो ट्रेनिंग डाटा की बेसिस पर ही कर रहा हो, मतलब जनरलाइज नहीं हो रहा हो। सही है। ठीक है। पॉइंट इज कि तुम एन ग्राम्स बढ़ाते जाती हो तो ओवरफिट होता है एंड द मॉडल डजंट जनरलाइज वेल। तो देयर इज अ बैलेंस। तुम्हारे पास यूनिग्राम तो कम्प्लीटली अंडरफिट कह लो है कि वो तो ट्रेनिंग डाटा पे भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, और जो 10 ग्राम है वो तो कुछ ज़्यादा ही ओवरफिट है, राइट। ओके, तो सही देयर है। इज अ बैलेंस इन बिटवीन के जो ये वाला मॉडल है, it's a हम्म, good balance, it's a good trade-off between generalization and accurateness। सही है। ठीक है। ओके, अब एक और मसला है उसमें, प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग इन रियल लाइफ। ओके, अब मैंने एक एग्जांपल बताई थी कि तुम्हारे पास अक्सर ट्रेनिंग डाटा में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि हो सकती हैं रियल वर्ल्ड में लेकिन ट्रेनिंग डाटा में नहीं है ना, हो सकता है ना। हम्म, जैसे वो हम्म, पाकिस्तानी फूड वाली एग्जांपल बताई थी मैंने। हम्म, हम्म, अब उसको हैंडल कैसे करना, क्या हम लोग ट्रेनिंग डाटा बढ़ा दें? पॉइंट इज कितना ही बढ़ाएंगे हम लोग, हाँ, सही। हम्म, तो अब जो जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो सॉरी, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो आ रही थी उनको कैसे हैंडल करना। जितना भी ट्रेनिंग डाटा बढ़ा लो, आई एम श्योर कि कोई ना कोई ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि ट्रेनिंग डाटा में नहीं देखे जिसकी वजह से उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी, लेकिन वो हम्म, रियल वर्ल्ड में आ सकता है। हम्म, हम्म, उसको हैंडल कैसे किया जाए? उसको हैंडल ऐसे किया जाए कि ये प्रॉब्लम ओवरफिटिंग है, उसको हैंडल ऐसे किया जाए कि एक टेक्निक होती है लैप्लास स्मूथिंग के नाम से। हम्म, सही है, स्मूथिंग। उसमें होता क्या है कि तुम्हारे पास जो जो हायर प्रोबेबिलिटी वाले होते हैं ना, हम्म, उनसे प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम करके तुम जो ज़ीरो प्रोबेबिलिटी वाले हैं उनको दे देती हो। अच्छा, एक ये मिनट रुक जाओ, हायर प्रोबेबिलिटी वाले। सही है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड लैप्लास स्मूथिंग। प्रिटेंड वी सॉ ईच वन वर्ड मोर टाइम देन वी डिड, और एक और ऐड वन एस्टिमेशन क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि हर एक को हम लोग ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि हर एक वर्ड बायोग्राम में, वो जो टेबल थी, हर एक वर्ड एक और दफ़ा आया। सही है। तो इससे होगा आप क्या, मैथ। प्रिटेंड करते हैं ऐसे। प्रिटेंड मतलब डाटा में ऐड कर देंगे ऐसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास आई वांट, तुम्हारे पास पहले कितनी दफ़ा आया हुआ था, 890 दफ़ा आया हुआ था। हम्म, आई यूज्ड, ठीक है, ये तुम्हारे पास पहले ज़ीरो था क्योंकि ट्रेनिंग डाटा में ज़ीरो था। हम्म, तो ने वन एस्टिमेशन में लास्ट पूरे में क्या किया हुआ है कि जितने भी टोटल वर्ड्स थे, ऐसे बहुत सारे थे, ठीक है, हाँ, उस सब में एक एक बढ़ा दिया। तो ये 890 क्या हो जाएगा, 891 हो जाएगा। ये क्या हो सही है। जाएगा, 1 हो जाएगा। हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी में इतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हाँ, देयर इज लो चेंज इन डिफरेंस, लेकिन इसकी हम्म, बहुत पड़ा है। पहले ज़ीरो हाँ, थी, अब अब हो गया। अब एटलीस्ट कुछ ना कुछ है, चेंज बहुत है, समझ रहे हो। तो वो हाँ, लैप्लास स्मूथिंग में क्या करते हैं हम लोग, सब में वन ऐड कर देते हैं। और जो मैंने पहले बताया था कि हायर प्रोबेबिलिटी को छीन के लोअर लोअर को दे देते हैं, वो स्मूथिंग है आई थिंक। लेकिन वो वन एस्टिमेशन जो है ना, वो है जो अभी मैंने बताया कि सब में एक एक ऐड कर देते हैं। स्मूथिंग में हम लोग हायर प्रोबेबिलिटी से छीन के लोअर को दे देते हैं, और वन एस्टिमेशन में ये होता है। रऊफ एक मिनट, तुमने बताया लैप्लास स्मूथिंग में हम एक बढ़ा रहे हैं, सही है। यार एक से एक्चुअली मैंने अभी रियलाइज़ किया कि जब तुम वन ऐड कर रही हो ना तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास हायर प्रोबेबिलिटी से छीन के लोअर को दे रहा है। तो कॉन्सेप्ट इज़ दिस कि तुम हायर प्रोबेबिलिटी वाले सेंटेंसेस को थोड़ी सी उनकी प्रोबेबिलिटी बोरो करके लोअर वाले को दे देते हो, और वो मैथमेटिकली कैसे करते हैं, वन एस्टिमेशन या लैप्लास स्मूथिंग। सही है। ठीक है।
एक मिनट रुक जाओ। सही है। लिख लिया? हाँ। Okay. तुमने ये देखो, पहले ये 0 0 0 था, सब में एक 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 बढ़ा दिया, तो पहले जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 थी अब ये हो गई, राइट? तो सही है। थोड़ा जनरलाइज्ड हो गया, ओवर फिटिंग का समवट सोल्यूशन। ओके। हम्म। Add one estimation is a blunt instrument, so add one isn't used for n-grams. अच्छा, add one जो है वो n-grams के लिए यूज़ नहीं होता, there are better method, but add one is used to smooth other NLP models. ठीक है? सही है। रऊफ पता है ये जो ऊपर टेबल्स बने हुए हैं। वो बताया हुआ है कि पहले ये था और अब ये हो गया, राइट? थोड़ा सा ऊपर करो। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है? ये किस चीज़ का है? ये वर्ड काउंट और फिर पता नहीं किस चीज़ का है, नॉट श्योर एग्जैक्टली। ऊपर करो। एक मिनट ऊपर ऊपर करो। ऊपर। ओ, ये सी जो है वो काउंट है, ऊपर करो। रुको एक मिनट, मैं अपने पास खोलेंगे, मैं तुम्हें स्लाइड बताऊंगी सब ऊपर। रऊफ जो फर्स्ट टेबल है ना 19 स्लाइड पे 20 स्लाइड पे आओ एक दफा। यही थी अनुषा। सही है। ये इसमें हमने एडवांस वाली जो चीज़ थी वो हमने कही है। ये लैप्लास स्मूथिंग। ठीक है, हम्म अब ये जो लैप्लास स्मूथ बाईग्राम है ये वाली ये क्या चीज़ है? ये और ये प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट हुई है ना तुम्हारे पास सबकी, राइट? और प्रोबेबिलिटी, हाँ, ये वही चीज़ है जो कैसे कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग। अच्छा जो हमने पहले करी थी ये वो है। की थी। सही है। और ये जो फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ये क्या है? वो उसी तरीका, वो वही फॉर्मूला है जो कि हम लोगों ने किया था, याद है? कि लेट्स सपोज उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो तुमने वो ओरिजिनल में देखा कि कितने थे, 5 डिवाइडेड बाय व्हाट, जितने भी हम्म, प्रीवियस वर्ड के काउंट हुए। अच्छा सही है। और इसके आगे वाला ये ये हाँ ये रिकंस्टिट्यूटेड वर्ड काउंट्स। ओह, ओके। एक और चीज़ थी जो कि सर ने बताई थी, अच्छी चीज़ थी वो, राइट? अगर तुम्हें देखना है कि तुम्हारा मॉडल को इवैल्यूएट करना, सही हम्म है, तो तुम्हारे पास जो मॉडल के वेट्स बने हैं ना, हम्म वेट्स कैसे बने? ट्रेनिंग डाटा से, राइट? ट्रेनिंग डाटा से वेट्स बन गए। अगर तुम्हें देखना है कि तुम्हारे पास मॉडल ओवर फिट हुआ है, अंडर फिट हुआ है, कि क्या हुआ है, तो तुम उस वेट से, यानी अपने मॉडल से वापस से डाटा रिकंस्ट्रक्ट करवाती हो। समझ में आई ये चीज़? नहीं नहीं वापस बताओ। देखो, तुम्हारे अगर मॉडल को इवैल्यूएट करना है पहले तुमने ये बोला फिर। तो हम लोग अपने मॉडल से वापस से डाटा जनरेट करवाते हैं, अच्छा। राइट? याद है वो शुरू में सर ने एक बात बोली थी कि मॉडल क्या है? डाटा की रिप्रेजेंटेशन, हाँ राइट? तो अब मॉडल से वापस अगर हम लोग डाटा कंस्ट्रक्ट करें, हाँ। तो तुम्हारे पास अगर तो एग्जैक्ट ट्रेनिंग डाटा वाली चीज़ आई, हम्म तो वो ओवरफिट हुआ था मॉडल, क्योंकि उसने ये रट्टे मारे थे, याद किए हुए थे। सही है। अब 2 मिनट को मैं लिख रही हूँ। अगर वापस से ट्रेनिंग डेटा वाली चीज़ वो दे। सही। कंप्लीटली पूरी, तो पूरी। वो ओवरफिट हुआ है मॉडल। सही है। सही। अगर तो कंप्लीटली अलग दे तो वो ट्रेन सही से हुआ नहीं, आई थिंक वो उसको अंडरफिट कहता है। सही है। और अगर तो देयर सम इट्स समवेयर इन बिटवीन, देन वो हम्म समवट जनरलाइज्ड है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, शुरू में क्या था? वर्ड काउंट ये था, वांट की हाँ देखो 828 थी, इसकी भी ज़्यादा थी, इसकी भी ज़्यादा थी, राइट? हाँ अब वो जो हम लोग ने जनरलाइज करके वापस मॉडल से कंस्ट्रक्ट किया है डाटा, तो देखो हाँ। वांट की अभी भी हाई है,
मतलब एग्जैक्ट वो नहीं है, लेकिन हम्म, पैटर्न्स तो हमें वही नज़र आ रहा है कि 1 की अभी भी हाई है, 2 की हाई है, 8 की हाई है, चाइनीज़ की हाई एंड सो ऑन। तो दिस इज़ अ जनरलाइज्ड मॉडल। उसने एग्जैक्ट पुराना वाला डाटा नहीं दिया और ना ही कम्प्लीटली ऑफ दिया। सही आई है। समझ। हम्म। रोक मगर ये फॉर्मूले का मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला। ये हाँ। ज़रूरी है क्या? अच्छा छोड़ दो फिर। तो मुझे नहीं लगता ज़रूरी होगा ये। बिल जो है वो हमने ऊपर वाले डेटा से फिर से रिकंस्ट्रक्ट करा किया है है ना? हाँ। क्या है? ओके। सही। ठीक है, और यहाँ पर ख़त्म। ओके, बस ख़त्म ना, इतनी सी थी। जो स्लाइड देखो, 23 स्लाइड पे जाओ एक दफा। हाँ। ये इसमें क्या हुआ हुआ है? वही बता रहे हैं ना, ये ऊपर से ओरिजिनल। हाँ, ये। अच्छा, ओरिजिनल वाले को और उसको कंपैरिजन किया हुआ हम्म। है। ओके। ठीक है, सही हमारे है। पास एनएलपी ख़त्म, मिड स्पेल।